जब घर में कोई अपना अस्पताल से लौटता है तो एक मिली जुली सी भावना होती है। एक तरफ तो राहत होती है कि चलो इलाज हो गया, ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इंसान कितना थक गया है, कितना कमजोर हो गया है। हम सोचते हैं कि ये बीमारी की वजह से है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस कमजोरी का एक बड़ा हिस्सा खुद उस इलाज की वजह से है जो उन्हें बचाने के लिए दिया गया था। ये एक बहुत ही असहज लेकिन जरूरी सवाल है। आज हम इसी पहलू पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने जो रिसर्च और नोट्स हैं वो एक ऐसे विचार पर रोशनी डालते हैं जिसे मेडिकल साइंस में आइट्रोजेनिक डिजीज कहा जाता है। आइट्रोजेनिक, ये शब्द सुनने में ही बहुत भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में इसका मतलब है इलाज से पैदा हुई समस्या। यानी आप एक बीमारी ठीक करवाने गए और उस प्रक्रिया में दवाओं, टेस्ट्स या प्रोसीजर के असर से कोई नई स्वास्थ्य समस्या खड़ी हो गई। मतलब ये कि हम बीमारी से लड़ने के लिए जो सेना भेजते हैं यानी दवाएं, वो दुश्मन के साथ साथ हमारे अपने शहर यानी हमारे शरीर में भी थोड़ी बहुत तबाही मचा सकती है। आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि इलाज के दौरान शरीर पर ये दोहरी मार कैसे पड़ती है और क्या हम अपने शरीर को इस लड़ाई के दौरान मजबूत रखने के लिए कुछ कर सकते हैं। और यहीं पर पोषण की भूमिका सामने आती है। बिल्कुल, हमारा मकसद ये देखना है कि दवा बीमारी पर कैसे काम करती है और पोषण उस प्रक्रिया में शरीर की हिफाजत कैसे कर सकता है। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी शब्द पर आते हैं, आइट्रोजेनिक डिजीज। जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे लगा कि ये शायद मेडिकल लापरवाही या किसी गलती की बात हो रही है। क्या ऐसा है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है, लेकिन नहीं, आइट्रोजेनिक असर का मतलब हमेशा गलती नहीं होता है। ज्यादातर मामलों में ये शक्तिशाली और जरूरी इलाज का एक अनचाहा लेकिन जाना पहचाना साइड इफेक्ट होता है। सोचिए, कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को मारती है, जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही वो शरीर के स्वस्थ सेल्स को भी नुकसान पहुंचाती है। ये एक आइट्रोजेनिक असर है। ये गलती नहीं बल्कि उस दवा के काम करने का तरीका है। अच्छा, तो ये फ्रेंडली फायर जैसा है। सेना दुश्मन को मार रही है, लेकिन इस गोलीबारी में कुछ नुकसान अपनी तरफ भी हो रहा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। हमारे पास जो स्टडीज है वो बताते हैं कि इसके कई रूप हो सकते हैं। दवाओं के सीधे साइड इफेक्ट्स तो हैं ही, जैसे दर्द की दवा से पेट में एसिडिटी या लिवर पर असर। फिर एंटीबायोटिक्स हैं जो बुरे बैक्टीरिया को मारते मारते हमारी आंत के अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती हैं। और शायद जो बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं उनका भी कुछ असर होता होगा। निश्चित रूप से बार बार एक्सरे या सीटी स्कैन से शरीर रेडिएशन के संपर्क में आता है। कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो डाई इंजेक्ट की जाती है वो किडनी पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है, और ऑपरेशन के बाद होने वाले इन्फेक्शंस भी वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। शरीर सर्जरी की वजह से पहले ही तनाव में होता है, उसकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है, और ऐसे में अस्पताल के माहौल में किसी नए इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई 60-65 साल के व्यक्ति हैं जिनकी अभी अभी घुटने की सर्जरी हुई है। वो घर आते हैं, परिवार वाले खुश हैं कि घुटना ठीक हो जाएगा, पर असल में उस व्यक्ति के शरीर के अंदर एक और लड़ाई चल रही है जिसके बारे में शायद किसी को पता भी नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए देखते हैं उनके शरीर पर क्या क्या बीत रही है। सबसे पहले सर्जरी के दौरान दी गई एनेस्थीसिया का असर अभी भी उनके नर्वस सिस्टम पर है। फिर दर्द कम करने के लिए वो जो दवाएं ले रहे हैं उन्हें प्रोसेस करने का सारा काम उनका लिवर कर रहा है, जो अब ओवर टाइम काम कर रहा है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो एंटीबायोटिक्स दी गई हैं वो उनकी आंतों के माइक्रोबायोम का संतुलन बिगाड़ रही हैं, जिससे उनका पाचन और इम्यूनिटी दोनों प्रभावित हो सकते हैं। और इन सब के ऊपर है मानसिक तनाव और चिंता। इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? एक वाक्य में कहें तो बीमारी ठीक, जिस्म कमजोर। ये बात अब समझ में आ रही है। हम सिर्फ घुटने पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो पूरे शरीर में चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर शरीर इस तरह दोहरे मूर्छे पर लड़ रहा है तो उसे ताकत कहाँ से मिले, उसे अतिरिक्त मदद कैसे दी जाए? और यहीं से हमारी बातचीत का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। हमारे सामने जो रिसर्च है उसमें एक बहुत गहरी बात कही गई है। इलाज बीमारी पर काम करता है, न्यूट्रिशन जिस्म पर काम करता है। इस लाइन को थोड़ा और खोलिए। ये सुनने में तो अच्छा है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दवा का लक्ष्य है बाहरी दुश्मन, यानी वायरस, बैक्टीरिया या बीमारी की जड़ पर हमला करना।
लेकिन पोषण का लक्ष्य है हमारे अपने सैनिकों यानी हमारे अंगों को मजबूत करना, उन्हें हथियार और ढाल देना ताकि वो इस लड़ाई के साइड इफेक्ट्स को झेल सकें। ये दोनों अलग अलग काम हैं, लेकिन एक ही मकसद के लिए हैं, मरीज को पूरी तरह से स्वस्थ करना। लेकिन एक मिनट, क्या अस्पताल का खाना या घर का सामान्य पौष्टिक भोजन इसके लिए काफी नहीं है? हमें अलग से न्यूट्रिशनल सपोर्ट की जरूरत क्यों है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। सामान्य परिस्थितियों में घर का पौष्टिक भोजन बिल्कुल काफी है, लेकिन इलाज की स्थिति ये सामान्य नहीं है। ये शरीर के लिए एक असाधारण तनाव की स्थिति है। इस दौरान शरीर की कुछ खास पोषक तत्वों की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे लिवर को दवाओं के जहरीले असर से खुद को बचाने के लिए सामान्य से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। आंतों को अपना संतुलन वापस पाने के लिए प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की एक खास मात्रा चाहिए होती है। हो सकता है मरीज की भूख कम हो या वो तनाव में हो, जिससे वो उतना खा ही ना पाए जितनी उसके शरीर को जरूरत है। मतलब ये कि जैसे एक मैराथन धावक को सिर्फ दाल रोटी से ज्यादा एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है, वैसे ही इलाज से गुजरे शरीर को भी खास और ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। बिल्कुल, ये एक सपोर्ट सिस्टम है। ये शरीर की अपनी हीलिंग की क्षमता को बढ़ाता है ताकि इलाज बेहतर तरीके से काम कर सके। ठीक है, तो ये थ्योरी तो समझ में आती है, पर इसे असलियत में कैसे किया जाए? क्या इसका मतलब है कि मरीज को तरह तरह के फल और सब्जियां खिलाते रहें, या इसका कोई और व्यवस्थित तरीका है? यहीं पर विज्ञान की भूमिका आती है। रिसर्च बताती है कि ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि शरीर के जिस हिस्से पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है उसे टारगेट करके मदद पहुंचानी चाहिए। ये एक गोली सब पर भारी वाला तरीका नहीं है। तो ये एक बहुत ही सर्जिकल अप्रोच है। मतलब जिस अंग पर ज्यादा बोझ है उसे ही सीधा सपोर्ट दिया जाए। हमारे सामने जो रिसर्च है उसमें एस्टोनिया 1 नाम के एक फ्रेमवर्क का जिक्र है। क्या वो इसी सिद्धांत पर काम करता है? हाँ, वो इसी सिद्धांत का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। इसे समझने के लिए हम इस पूरे सपोर्ट सिस्टम को 3 मुख्य टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है प्रोटेक्शन क्रू यानी सुरक्षा दल। इसका काम है उन अंगों की हिफाजत करना जो इस लड़ाई में सबसे आगे हैं, हमारा लिवर और हमारी किडनी। जो व्यक्ति ज्यादा दवाएं ले रहा है या जिसे पहले से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, उनके इन अंगों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। तो इस टीम का काम उन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स और खास पोषक तत्व देना है ताकि वो अपना काम ठीक से करते रहे और डैमेज से बचे। ठीक है, तो पहली टीम हो गई शील्ड या ढाल की तरह। दूसरी टीम कौन सी है? दूसरी टीम है रीसेट टीम, मतलब सिस्टम को दोबारा ठीक करने वाला दल। इसका सबसे बड़ा काम है हमारी आंत यानी गट के संतुलन को वापस लाना। एंटीबायोटिक्स के बाद आंत में अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाती है। यह टीम प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक्स यानी उनका भोजन देकर उस संतुलन को दोबारा स्थापित करती है, जिससे पाचन भी सुधरता है और शरीर की 70% इम्यूनिटी जो आंत से जुड़ी है वो भी मजबूत होती है। और तीसरी टीम? तीसरी टीम है रीइंफोर्समेंट स्क्वाड यानी अतिरिक्त मजबूती देने वाला दस्ता। इसका काम है शरीर की ओवरऑल ताकत और इम्यूनिटी को बढ़ाना। अस्पताल में रहने से या बीमारी से लड़ते लड़ते शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है। यह टीम जरूरी मल्टीविटामिन, मिनरल्स और ब्रेन को शांत रखने वाले पोषक तत्व देकर शरीर को अंदर से मजबूती देती है ताकि रिकवरी तेज हो सके। तो एस्टोनिया 1 जैसा कोई भी फ्रेमवर्क इन्हीं 3 सिद्धांतों पर काम करता है: प्रोटेक्शन, रीसेट और रीइंफोर्समेंट। ये अब ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। ये सिर्फ एक मल्टीविटामिन की गोली लेने से बहुत अलग है। ये एक पूरी रणनीति है। एग्जैक्टली। और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि ये सपोर्ट किन लोगों के लिए खास तौर पर अहम हो सकता है। जैसे जो लोग लंबे समय तक अस्पताल में रहते हैं, जिनकी कोई बड़ी सर्जरी हुई है, जो कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, या वो बुजुर्ग जिनकी इम्यूनिटी स्वाभाविक रूप से कमजोर है। इन सभी मामलों में शरीर पर बोझ बहुत ज्यादा होता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा और जरूरी लग रहा है, पर यहाँ एक खतरे की घंटी भी बज रही है। मुझे डर है कि लोग इसे गलत समझ सकते हैं। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज सोच सकता है, अरे वाह, मैं ये किडनी वेलनेस वाली चीज ले लेता हूँ और अपनी दवा बंद कर देता हूँ। ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है ना? एग्जैक्टली। ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी बिंदु है और हमें इसे बिल्कुल साफ साफ बताना होगा। न्यूट्रिशनल सपोर्ट किसी भी हालत में दवा का विकल्प नहीं है।
ये डॉक्टर द्वारा दिए गए इलाज की जगह नहीं ले सकता। तो इसकी सही भूमिका क्या है? इसे कैसे देखना चाहिए? इसे एक मचान या स्कैफोल्डिंग की तरह देखिए। जब एक पुरानी इमारत की मरम्मत होती है तो मजदूर यानी दवाएं अपना काम करते हैं, लेकिन उनके काम को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए बाहर एक मचान यानी न्यूट्रिशनल सपोर्ट खड़ा किया जाता है। वो मचान इमारत की मरम्मत नहीं कर रहा, लेकिन उसके बिना मजदूर अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे और इमारत को और नुकसान पहुंचने का खतरा रहेगा। यह पोषण वही मचान है। ये इलाज को सपोर्ट करता है, उसे रिप्लेस नहीं करता। और दूसरी बात जो साफ करनी जरूरी है वो ये कि ये किसी बीमारी के इलाज का दावा नहीं करता। इसका मकसद बीमारी ठीक करना नहीं है। बिल्कुल, इसका मकसद शरीर को इतना मजबूत बनाना है कि वो इलाज की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से झेल सके और उससे जल्दी उबर सके। यहीं पर रिसर्च की वो दूसरी लाइन सामने आती है जो बहुत शक्तिशाली है। रिकवरी इलाज से, स्ट्रॉन्ग रिकवरी ग़िज़ाइयत से। यानी ठीक होना तो इलाज से ही होगा, लेकिन मजबूती के साथ ठीक होना, बिना टूटे और थके ठीक होना, उसमें पोषण आपकी मदद करता है। रिकवरी और स्ट्रांग रिकवरी, ये फर्क बहुत बड़ा है। हम अक्सर सिर्फ बीमारी के जाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसके बाद महीनों तक रहने वाली थकान, कमजोरी और दूसरी छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। और वही कमजोरी आगे चलकर किसी और बीमारी का दरवाजा बन सकती है। इसलिए इलाज के साथ साथ शरीर को पोषण से मजबूत करना एक दूरदर्शी सोच है। ये सिर्फ आज की बीमारी को नहीं बल्कि कल की सेहत को भी ध्यान में रखता है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो कुछ बहुत अहम बातें निकल कर आती हैं। पहली और सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि आइट्रोजेनिक असर यानी इलाज से होने वाली तकलीफ एक हकीकत है। यह अक्सर मेडिकल साइंस की कोई नाकामी नहीं बल्कि शक्तिशाली इलाजों का एक जरूरी हिस्सा है जिसे हमें समझना होगा। बिल्कुल, इसे स्वीकार करना पहला कदम है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो हमने समझी वो ये है कि इलाज और पोषण के लक्ष्य अलग अलग हैं, लेकिन मकसद एक है। इलाज बीमारी पर हमला करता है, जबकि पोषण उस हमले के दौरान शरीर की रक्षा करता है और उसे मजबूत बनाता है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, विकल्प नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये एक लक्षित और वैज्ञानिक रणनीति है। ये सिर्फ कोई विटामिन की गोली नहीं, बल्कि शरीर के अलग अलग हिस्सों की जरूरतों को समझकर उन्हें सहारा देने का एक व्यवस्थित तरीका है। अंत में इस पूरी चर्चा से एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में उठ रहा है। हमारे सामने जो नोट्स हैं उनकी एक लाइन है, इलाज बीमारी कम करे, न्यूट्रिशन जिसमें बचाए। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम स्वास्थ्य को देखते कैसे हैं। जब हम किसी के इलाज की बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ बीमारी को खत्म करने पर होता है। हम डॉक्टर को इस बात के लिए सराहते हैं कि उन्होंने बीमारी को जड़ से उखाड़ दिया। हाँ, यही हमारा पारंपरिक पैमाना है। पर क्या हमें अपना पैमाना बदलने की जरूरत है? क्या हमें एक ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम को नहीं सराहा जाना चाहिए जो बीमारी को खत्म करने के साथ साथ मरीज की ताकत, उसकी ऊर्जा, उसके जिस्म को भी बचाए रखे? सच्ची कामयाबी क्या है? सिर्फ बीमारी का ना होना या शरीर में पहले जैसी जान और ताकत का वापस लौटना? ये सवाल इलाज की पूरी परिभाषा को ही एक नए स्तर पर ले जाता है। इलाज सिर्फ कुछ हटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कुछ लौटाने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। सेहत, ताकत और जिंदगी की क्वालिटी। हम बीमारी से लड़ते हुए अपने शरीर को अनजाने में एक और लड़ाई में झोंकने से कैसे बचा सकते हैं? ये सवाल सिर्फ डॉक्टरों या मरीजों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है जो अपने या अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। इसी सोच के साथ हम आज की ये गहरी चर्चा समाप्त करते हैं।